हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल अभ्यास। इससे पीछे हम कई सारे अभ्यास देख चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने के चांस भी बनते हैं। यहाँ पे हमने जिन प्रश्नों को ले लिया है, आइए स्टार्ट करते हैं। उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब बात आती है कि गैर परंपरागत स्रोत क्या है। अगर हम गैर शब्द को यहाँ से हटा दें तो बनता है प्रश्न कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं ऊर्जा के। तो परंपरागत मीन्स होता है जो हम पहले से ही यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दिया है ईंधन। तो ईंधन ऊर्जा के अंतर्गत तो आ ही जाते हैं, तो ये प्रश्न का आंसर तो कहीं से नहीं बन रहा, इसलिए आप इसे यहीं पे काट दीजिए। आगे चलते हैं तो आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमारा परंपरागत स्रोत है क्योंकि इसे हम बहुत पहले से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। आगे आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत पहले से नहीं कर रहे, ये अब आया है और इसे हम अब प्रयोग करने लगे हैं। और डी है आपका कोयला। कोयला भी हम बहुत सब पहले से ही प्रयोग करते चले आ रहे हैं, तो ये हमारा परंपरागत स्रोत हो गया। यानी कि प्राकृतिक गैस और कोयला आपकी ये परंपरागत स्रोत है। लेकिन आपसे पूछा है गैर परंपरागत स्रोत, तो गैर यानी कि जो पहले से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा जो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो एक दूरी कहलाती है उपसौर और दूसरी दूरी कहलाती है अपसौर। तो उपसौर मीन्स होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी अर्थात सूर्य का नज़दीक होती है पृथ्वी किस दिन सबसे अधिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा है किस महीने में, तो उपसौर की स्थिति पूछ रहा है जून में, जनवरी में, सितंबर में या मार्च में। तो सूर्य के नज़दीक पृथ्वी होती है सबसे कम जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी उपसौर की स्थिति में होती है। वहीं अधिकतम दूरी की बात करें यानी कि अपसौर की बात करें तो 4 जुलाई को आपका अपसौर होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह। टाइटन एक मूवी थी, आपने देखा होगा, जिसमें वो जहाज डूब जाता है। तो जाहिर सी बात है वो जहाज क्यों डूबा, क्योंकि उस पर शनि सवार था। तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। तो आपका प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शनि का उपग्रह है टाइटन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर रात्रि के 12 बज रहे हैं, यानी कि जो ग्रीनविच देशांतर रेखा है हमारी वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा। यानी कि पूर्वी हम इधर चलेंगे, अब पूर्वी कहाँ चलेंगे, हम 30 अंश पर पहुँचेंगे, तो पूछ रहा है उस वक्त समय क्या होगा। तो आप जानते हैं 1 अंश की दूरी तय करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो 30 अंश की दूरी का समय तय करने में पृथ्वी कितना वक्त लेगी, तो 4 तेइयाँ हो गया आपका 12, यानी कि 120 मिनट का वक्त लेगा। और 120 मिनट बराबर क्या होता है, 2 घंटे। तो अगर काहिरा में ग्रीनविच रेखा पे अगर रात के 12 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद का समय क्या कहलाएगा, आपका रात्रि का समय चलेगा। तो रात्रि में 2 बजेंगे, यानी कि काहिरा में क्या वक्त हो रहा होगा, रात्रि के 2 बज रहे होंगे। इसलिए प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है। महानदी डेल्टा है ये, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा है, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। डेल्टा आप जानते हो कि नदियों के मुहाने पे जो मलबा जमा होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि नील नदी सबसे लंबी है तो उसका डेल्टा भी सबसे बड़ा होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है आपको, जैसलमेर से, मकराना से, गिरिडीह से, या फिर मुंगेर से। तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर जो है वो आपको मकराना से मिलता है और आपका ताजमहल मकराना के संगमरमर द्वारा बनाया हुआ महल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा के मामले में संपन्न नहीं है। क्यों नहीं है, आपको वो रीज़न बताना है।
चट्टान संस्तरण के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो गई है, ये कारण है। या फिर इस क्षेत्र में निर्माण में रवेदार चट्टानों का योगदान है। रवेदार चट्टानें कहाँ होती हैं? जहाँ पे दर पर परत बनती है और वो चट्टानों का रूप लेती है, और वो क्या कहलाती है? आपकी रवेदार चट्टानें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि तराई क्षेत्र के कारण खनिजों का दोहन कठिन कार्य है। देखिए, पहले तो कह रहा है कि खनिज संसाधनों में वो समृद्ध नहीं है, तो दोहन का कार्य कहाँ से होगा? जब वो समृद्धि नहीं है तो दोहन कार्य भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि जलवायु दशा खनिजों के शोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। जब खनिज में समृद्ध है ही नहीं तो शोषण की बात कहाँ से आती है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका गलत है। बचा आपका ए और बी। तो आपको पता होगा जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले टिथिस नाम का सागर था। उस सागर के जो दोनों तरफ की उसकी प्लेट थी, उसके खिसकाव के कारण हिमालय क्षेत्र बना है। और तो खनिज संपदा होती कहाँ है? जहाँ पे घने जंगल होते वहाँ पे आपके खनिज संपदा पाए जाते, लेकिन यहाँ पहले सागर था। इस कारण से यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा कि चट्टान संस्तरण के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो गई, जिसके कारण वो क्षेत्र आपका खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न आपका 2011 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जुड़वा नगर है? और जुड़वा नगर है तो उनके नाम भी काफ़ी ऐसे ही होंगे जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे देखिए ऑप्शन दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर, या फिर डी हैदराबाद या सिकंदराबाद। तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को ही जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जब व्यापार होता है तो वो किस चीज़ को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग यही सोचेंगे कि आंतरिक व्यापार ये बाहरी व्यापार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पॉइंट आपका गलत है। बाहरी व्यापार नाम का कोई नहीं होता। होता क्या, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। प्रश्न है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये बताना। जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि आपको ऊपर के 3 नाम बेहद ज़रूरी हैं जो आप याद रखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों नामों में से आपसे प्रश्न बनेगा। अब देखिए कहाँ पे अब मैं पहले बता दूँ कि कोयले के जो भंडार है वो सबसे अधिक कहाँ है। तो पहला आपका आता है झारखंड में, झारखंड। दूसरा आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा आ जाता है बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। पहला दिया है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। ये तो हमको लग सकता है क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी सही है। आगे देखते हैं, झारखंड एवं बिहार। झारखंड तो ठीक है लेकिन बिहार तो है ही नहीं। अगला है उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं है। तो मैच कौन सा कर रहा है इन तीनों नामों में से? आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही है। तो अभी के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।